नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर ऊंचे और 9,500 किलो वजन वाले कांस्य राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने नए संसद के काम में लगे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। 6.5 मीटर ऊंचा ये अशोक स्तंभ कांसे का बना हुआ है और ये दूर से ही दिखाई देगा। पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय मौजूद थे। अशोक स्तंभ के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उसके पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आए। अशोक स्तंभ को कुल 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। इन्हें छत पर ले जाने के बाद असेंबल किया गया और फिर लगाया गया। अप्रैल के अंत में इनके असेंबलिंग का काम शुरू किया गया था। इसमें करीब 2 महीने का वक्त लगा है। बता दें कि नए संसद भवन की इमारत पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पिछली इमारत से अलग होंगी। नए संसद भवन के डिजाइन में भारतीय वास्तुकला का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज सीआरपीएफ जवान नरेश ने खुद को गोली मार ली। सीआरपीएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई। इसके पहले उसने अफसरों पर दबाव बनाने के लिए अपने ही क्वार्टर में पत्नी और बेटी को 18 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उसने 4 अफसरों के सामने खुद को गोली मार ली। मामला जोधपुर के पालड़ी खिचियान के सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का है। बताया जा रहा है कि नरेश जाट का छुट्टी को लेकर डीआईजी भूपेंद्र सिंह से विवाद हो गया था। बात बढ़ी और फिर डीआईजी ने नरेश को बर्खास्त करने की धमकी तक दे दी। इससे गुस्साए जवान ने एक अन्य जवान पर हमला कर दिया और उसका हाथ काट दिया। इससे जवान घायल हो गया। गुस्से में वो क्वार्टर के अंदर चला गया और बाहर नहीं आया। इसके बाद जवान ने गैलरी में आकर लाइट मशीन गन से हवाई फायर करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन एलएमजी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेश को समझाने के लिए देर रात उसके परिजनों को पाली से बुलाया गया। जवान ने सीआरपीएफ के आईजी के सामने ही सरेंडर करने की शर्त रखी थी। आईजी उससे बात करने के लिए पहुंचे भी, लेकिन बातचीत के बाद उसने आईजी के सामने ही खुद को गोली मार ली। झालावाड़ जिले में एक लड़की ने प्रेम विवाह करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग करवाई। लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसे प्रेमी समेत धर दबोचा। सारे मामले में पुलिस को प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि लड़की ने एक सीरियल देखकर अपने ही अपहरण की साजिश की थी। मामला जिले के सरोला कस्बे का है, जहां एक शख्स ने अपनी बेटी के अगवा होने और उसके छोड़े जाने की एवज में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद झालावाड़ डीएसपी ने महिला थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस के साथ मौका मुआयना किया और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कोटा की ओर गई है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी देवेंद्र चौधरी को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे दोनों सरोला कस्बे में ही रहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने लड़की के अपहरण की प्लानिंग बनाई थी। कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुलने की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों में नाराजगी है। लगातार शिकायतों के बाद भी जब इस मामले को लेकर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। बच्चों ने इस स्कूल में अब पढ़ने से मना कर दिया। 6 बच्चे तो स्कूल से टीसी ले चुके हैं और मजबूरी में दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। स्कूल जाने वाले रास्ते पर शराब का ठेका होने के कारण न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि महिला कर्मचारियों को भी परेशानियां होती हैं। बताया जाता है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान गांव के मेन रोड पर शराब का ठेका खुल गया। शराब ठेके पर सुबह से ही कई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे स्कूल आना जाना मुहाल हो गया है। इस स्कूल में 74 छात्र हैं। इनमें से कई बच्चे टीसी मांगने लगे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस मामले को लेकर दिगोद उपखंड अधिकारी, सरपंच, सुल्तानपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है।
वहीं ग्रामीणों ने जल्द ठेका बंद नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। क्लास 8 और क्लासरूम 2, ये तो बहुत नाइंसाफी है। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं को लेकर सरकार के दावों और सच्चाई में फर्क देखना हो तो चले आइए दौसा, जहां मंत्री ममता भूपेश के इलाके के स्कूल में 8 कक्षाएं 2 कमरों में चलती हैं। एक ही कमरे में एक बार 2-2 टीचर अलग अलग क्लास में पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में पानी के पीने तक की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में 4 दीवारी भी नहीं है, लिहाजा आवारा जानवर भी जब चाहे स्कूल में चले आते हैं और स्कूल में लगे पेड़ पौधों को बर्बाद कर देते हैं। ये स्कूल जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बैरावास गांव में है। इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8 कक्षाएं हैं और 50 विद्यार्थी। शिक्षक भी 5 हैं, लेकिन कमरे केवल 3। एक छोटे से कमरे में स्कूल का स्टाफ रूम है और पोषाहार का सामान भी उसी में रखा जाता है। इसके अलावा अन्य 2 कमरों में चलती है 8 कक्षाएं। मजबूरी ऐसी है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को एक ही कमरे में बैठाया जाता है। कमरे के दोनों तरफ बोर्ड लगाकर 2 टीचर एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। पिछले 2 सप्ताह से पेयजल संकट का सामना कर रहे लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। मामला करौली के वार्ड नंबर 14 का है, जहां पिछले 2 सप्ताह से पानी की सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है। कई बार शिकायत के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग पहुंच गए जलदाय विभाग के ऑफिस और जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद राजेश महावर ने बताया कि वार्ड वासी पिछले 12-15 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पार्षद ने बताया कि वार्ड की आधी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर पाइपलाइन की सफाई कराने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराने और पेयजल सप्लाई सुचारू कराने की मांग की है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन किए गए। दौसा में भी ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में ग्राम विकास अधिकारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ग्राम विकास अधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने पहले जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन दिया और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित 8 मांगे रखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसको लेकर सरकार से समझौता हो चुका है, लेकिन सरकार समझौते की पालना नहीं कर रही है। इस आंदोलन के बाद ग्राम विकास अधिकारी 17 जुलाई को अपने अपने इलाके के विधायकों का घेराव करेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को पूरे राज्य से ग्राम विकास अधिकारी जयपुर में जुटेंगे और सरकार की वादा खिलाफी पर विरोध जाहिर करेंगे। इसके संदर्भ में हमने बार बार ज्ञापन दिए कि आपके द्वारा जो समझौते किए गए हैं उनको ऊपर आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक अधिकारी उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं और किसी तरह के सकारात्मक आदेश नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो हमारे साथ लिखित समझौते किए हैं उन पर आदेश प्रसारित करें। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। उदयपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बकाये वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि फरवरी महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। साथ ही नियमित करने की मांग को लेकर वो पिछले कई समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने आश्वासन के अलावा अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए परिवार का पालन पोषण करना भी असंभव सा हो गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद भरतपुर में सरपंच संघ का धरना 5वें दिन समाप्त हो गया। सरपंच संघ नदबई पंचायत समिति में विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं मिलने से नाराज था और धरने पर बैठा था।
मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने धरने में मौजूद सरपंच संघ से वार्ता की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को 10 दिन के अंदर विकास कार्यों की स्वीकृति देने को कहा, जिसके बाद सरपंच संघ ने धरना खत्म करने का फैसला किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के अंदर विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं मिली तो वे लोग फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। सरपंच संघ ने आह्वान किया है कि 11 जुलाई को सुबह 10 बजे तक अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं निकाली गई तो सरपंच संघ पंचायत समिति की तालाबंदी करेगा। सरपंच संघ का आरोप है कि नदबई विधायक जोगिंदर अवाना के दबाव के कारण अधिकारी पंचायत समिति में प्रधान और सरपंचों को विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। जब हुक्मरानों ने नहीं सुनी तो लोग एकजुट होकर आगे आए और रोड से अतिक्रमण हटा दिया। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत ऊपर गांव की है, जहां कुछ लोगों ने खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर रखा था। रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार संबंधित लोगों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में काश्तकारों को खेतीबाड़ी में भी दिक्कतें होने लगी, जिसके बाद लोगों ने मिलकर खेतों में आने जाने वाले रास्ते को खुलवाने की ठानी। फिर क्या था, गांव के युवा बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए, अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राजी हो गए। अतिक्रमण करने वालों ने थोड़ी नाराजगी भी जताई, लेकिन वे भी गांव की भलाई के लिए लोगों की बात मान गए। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर ग्राम विकास कमेटी ऊपर गांव का गठन किया। फिर गांव के लोगों की ओर से खेतों के साथ साथ मेन रोड से भी अतिक्रमण हटाने पर रजामंदी हो गई। इसके बाद जेसीबी मशीन मंगाई गई और लोगों ने मिलकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी। अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क चौड़ी करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसका खर्च पूरे गांव के लोगों से लिया जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर का धानुका उप जिला अस्पताल परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से अस्पताल ने मुकाम हासिल किया है। छोटा अस्पताल होने के बाद भी यहां पर बड़ी संख्या में परिवार नियोजन के शिविर आयोजित किए गए, जिसके कारण अस्पताल नंबर 1 रहा। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के मौके पर अस्पताल प्रबंधन को प्रदेश और जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 10 ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जिले में सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का भी सम्मान किया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो फतेहपुर उप जिला चिकित्सालय को परिवार नियोजन में 84.22% अंक मिले हैं। यहाँ होने वाली नसबंदी में 50% नसबंदी 2 बच्चों के जन्म के बाद की गई है। इसके साथ साथ पीपीआई यूसीडी लगाने में भी अस्पताल अव्वल रहा और 191 लोगों को लगाई गई। सीकर में प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा शहर के लोगों और कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। मॉनसून से पहले नालियों की सफाई को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो दावे तो मॉनसून की शुरुआत में ही फेल हो गए। अब शहर में जल जमाव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में जल भराव की समस्या से परेशान हो चुके नवलगढ़ रोड के कारोबारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सड़क पर भरे गंदे पानी में ही कुर्सियां डालकर धरना दिया और प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। शहर के नवलगढ़ रोड पर जल भराव की सबसे ज्यादा समस्या है और बारिश के समय यहां 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है। इसी रोड पर सबसे ज्यादा कोचिंग होने की वजह से यहां बड़ा कारोबार भी प्रभावित होता है। इस सड़क के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अधिकारी समय पर काम नहीं करवा पाए। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। इस अस्पताल में संभाग के चारों जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा से भी मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन पीबीएम अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत पड़ रही है। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड के बाहर सड़क पर गड्ढों की भरमार है, तो वहीं बारिश से मरीजों की जान भी सांसत में अटकी हुई है। अस्पताल के आगे पानी भरा हुआ है,
जिससे वाहन चालक लगातार हादसे का शिकार होते हैं। निगम की ओर से नालों की सफाई का दावा किया जाता है, तो वहीं पीबीएम अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही जाती है। लेकिन अस्पताल परिसर में सड़क पर भरे 2 फीट पानी के चलते अब निगम और अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। जिस जगह हम मौजूद हैं वो कोई तालाब नहीं बल्कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का परिसर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते, पीबीएम अस्पताल की लापरवाही के चलते यहाँ पर कल जो हुई बारिश है उससे पानी पूरी तरह से भराव हो चुका है और ये भराव आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी डीपीआर के लिए भी बोल दिया, हमारे नीचे जो कर्मचारी हैं उनको कहा कि डीपीआर तैयार कराई जाए जो संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनएचएम से करवाएं या पीडब्ल्यूडी से कराएं, तो डीपीआर करवा के उसको सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे कि भी वो, ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। चेन्नई में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके पर कब्जे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। एआईएडीएमके के नेता ए.के. पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की। पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक से पहले पनीरसेल्वम समर्थकों ने एआईएडीएमके कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में कई लोग घायल भी हो गए, वहीं कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को होने वाली एआईएडीएमके जनरल मीटिंग की बैठक के लिए अनुमति दे दी। इस बैठक को रोकने के लिए पनीरसेल्वम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जनरल काउंसिल की बैठक के लिए पलानीस्वामी अपने आवास से वननगरम में पार्टी दफ्तर पहुंचे। बड़ी संख्या में पलानीस्वामी के समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। भारी हंगामे के बीच पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुन लिया गया है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। कई इलाकों में बीते 3 दिनों से बारिश नहीं थमी है। राज्य के 6 जिले बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालात को देखते हुए अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। राज्य में बाढ़ बारिश की घटनाओं में अब तक 61 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद शहर तो दरिया में तब्दील हो गया। शहर में रविवार शाम 7 बजे बाद 3 घंटे के मूसलाधार बारिश में शहर का बड़ा इलाका पानी से सराबोर हो गया। शहर में 4 घंटे के अंदर 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 16 टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से 388 रास्ते बंद हैं। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी और डांग समेत 6 जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तबाही मचाई है। खरगोन, खंडवा, राजगढ़, छिंदवाड़ा, जबलपुर और विदिशा जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विदिशा में कई दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। भारी बारिश ने शहर के साथ साथ कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। विदिशा शहर में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ पर घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। कुछ जगहों पर नाला जाम होने की वजह से ज्यादा समस्या हुई। बारिश का सबसे ज्यादा असर सिरौंज और तलैया इलाकों में दिखा। यहाँ पर सड़कों पर 5 फीट तक पानी बहता हुआ नजर आया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। कुछ जगहों पर मकान गिरने और बहने जैसी घटनाएं भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3-4 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मॉनसून की भारी बारिश ने दक्षिण भारत में भी भारी तबाही मचाई है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण तेलंगाना के कई जिलों और शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के कारण राजधानी हैदराबाद के निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। इसके अलावा निजामाबाद, कामारेड्डी, कोमाराम, भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल और अन्य जिलों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे खराब हालात मुलुगु जिले की है, जहां पर कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क राज्य के प्रमुख हिस्सों से टूट गया है। यहां पर हाईवे पर भी पानी की तेज धारा चल रही है। इससे लोगों के लिए भारी परेशानी पैदा हो गई है।
इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में आदिलाबाद, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाद और जयशंकर, भूपालपल्ली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मॉनसून की भारी बारिश ने महाराष्ट्र में भी भारी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के नासिक से आई ये तस्वीरें भयावह हैं। यहाँ पर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। इसके बाद नदी पर बना बांध भी ओवरफ्लो हो गया। नदी के किनारों पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। नासिक में गोदावरी के रौद्र रूप को देखते हुए आसपास बसे लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। नासिक में बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। राज्य के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। कभी कभी कुछ नजारे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। कर्नाटक से भी रविवार को एक ऐसी ही दिल को लुभाने वाली शानदार तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर कहां की है, ये जानने से पहले इस तिरंगे की अविरल धार को देखिए, जिसे देखकर हृदय उल्लास से भर जा रहा है। दरअसल ये शानदार तस्वीर कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से आई है, जहां रविवार को पानी के तेज बहाव में तिरंगा रोशन हुआ। मांड्या जिले में स्थित ये बांध भारी बारिश की वजह से पानी से लबालब है। इससे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस खूबसूरत नजारे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं। कावेरी नदी पर बने बांध के सौंदर्यीकरण की योजना के तहत यहां तिरंगे की रोशनी वाली लेजर लाइटें लगाई गई हैं। ये शानदार नजारा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।